अच्छा, एसिम्प्टोटिक के अंदर एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो दूसरी जो हमारे पास नोटेशन है उसे हम लोग कहते हैं ओमेगा नोटेशन। ये अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक बेस्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है, एक वर्स्ट केस होता है। तो बिग ओ जो होता है वो हमारे पास हमेशा वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब हम लोग लीनियर सर्च का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जी लीनियर जो जो हमारे पास लीनियर सर्च है वो ऑर्डर एन में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है। अब एन की कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। एक स्टेप में भी हमें हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दो स्टेप में भी हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 100 है तो 100 स्टेप्स भी जो है वो हमारे पास लग सकते हैं। तो लेकिन ये है कि 100 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास एन है तो 100 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे क्वार्टर एन के एल्गोरिथम में। जो हमारे पास ये जो सॉरी ओमेगा होता है, ये हमारे पास बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो जो ओमेगा जी ऑफ एन है उससे हमेशा ज्यादा होते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी जो हमारे पास लीनियर सर्च है वो हमारे पास ऑर्डर एन का एल्गोरिदम है। क्यों? क्योंकि वो एन से ज्यादा स्टेप्स नहीं लेगा। यही बात है ना कि अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास एन स्टेप्स लगेंगे, एन से ज्यादा स्टेप्स तो नहीं लगेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि जी वो ऑर्डर एन का हमारे पास एल्गोरिदम है, बिग ऑफ एन का एल्गोरिदम है। और उससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो हमारे पास ओमेगा वन का एल्गोरिदम है। ओमेगा वन का एल्गोरिदम क्यों है? ओमेगा वन का एल्गोरिदम इस वजह से है कि हमारे पास लीनियर सर्च को एटलीस्ट एक स्टेप चाहिए। एक स्टेप उसको एटलीस्ट चाहिए, एक से ज्यादा जितने मर्जी लगे। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि जी एक एल्गोरिदम हमारे पास ओमेगा वन का एल्गोरिदम है, इसका ये मतलब है कि अगर वो बहुत जल्दी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो एक स्टेप में सॉल्व करेगा। अब ओमेगा वन को हम लोग लीनियर सर्च से कैसे रिजल्ट रिलेट कर सकते हैं? ओमेगा वन को हम लोग ये क्यों कहते हैं कि जी लीनियर सर्च जो है वो ओमेगा वन का एल्गोरिदम है? कौन बताएगा? सर अगर पहली दफा वो वैल्यू मिल गई सर। तो सर्च से बाहर आ जाएंगे हम लोग, सर्च में आगे वैल्यूज को नहीं देखेंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि जी जो हमारे पास लीनियर सर्च है वो हमारे पास उसे बिग ऑफ एन का एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि जी वो ओमेगा वन का एल्गोरिदम है। ठीक है। इसी तरह ये जो ओमेगा ये हमारे पास बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम लोगों ने वर्स्ट केस को देखा, उसे बिग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो बेस्ट केस है उसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जो हमारे पास थीटा होता है, इट इज प्रोबेबली नॉट द राइट सिंबल। थीटा को हम लोग जो है वो जिस तरह आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करके आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे पास एवरेज केस होता है या इसे हम लोग टाइट बाउंड भी कहते हैं, वो हम लोग थीटा एन से जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा लीनियर सर्च में हम लोगों ने कहा था कि लीनियर सर्च जो है वो हमारे पास ऑन एवरेज एन बाई टू स्टेप्स लेती है। ठीक है, और एन बाई टू को जब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसके अंदर डिवाइडेड बाई टू 5 हो जाएगा। तो हम लोग लीनियर सर्च को कहेंगे कि जी हमारे पास ये थीटा एन का हमारे पास ये एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये टाइट बाउंड होता है कि ऑन एवरेज हमारे पास इतने स्टेप्स ले रहा है। तो इसको आप इस बीच वाले जो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी है इससे आपने अपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास बिग ओ है वो हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल टू, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि अगर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि जी हमारा एल्गोरिदम बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम एन स्क्वेयर या उससे कम स्टेप्स ले रहा है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारा एल्गोरिदम ओमेगा ऑफ एन स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम एन स्क्वेयर से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उसे एटलीस्ट एन स्क्वेयर स्टेप्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा एन स्क्वेयर से। अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो थीटा एन स्क्वेयर है, तो हम लोगों का थीटा एन स्क्वेयर लिखने से हमारा क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास ऑन एवरेज एन स्क्वेयर स्टेप्स लेता है। ये भी हो सकता है कि वो एन स्क्वायर से थोड़े ज़्यादा स्टेप्स ले ले, ये भी हो सकता है एन स्क्वायर से थोड़े कम स्टेप्स ले ले, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर जो है वो हमारे पास स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च जो है वो हमारे पास थीटा एन होगा, एक्चुअली थीटा एन बाई टू होगा, लेकिन एसिम्प्टोटिक्स में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं तो वो हमारे पास एन बच जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपने मुझे बताना है, जिस चीज़ से मैं पूछूं मुझे बताना है,
इसके जो है वो मार्क्स जो है वो नहीं है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट मैं देख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल देख रहा हूँ। तो ये आपने मुझे बताना है। भूरल आए में ओके, बिलाल आरिफ, ओके, फैजान अलीम, भूरल आर यू देयर बेटे? Bilal Arif is not there. Fazan Alim is not there. फातमा जाहिद। जी बेटे, अब आपने मुझे बताना है कि इसको हम लोग बिग ओ नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि एग्जैक्टली 30n+8 स्टेप्स लेता है। इसे बिग ओ नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बिग ओ ऑफ क्या लिखेंगे? फातमा, हमाद, आप बताओ बेटे। इसे बिग ओ एन लिखेंगे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बिग ओ ऑफ एन लिखेंगे। तो ये हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर एन का हमारे पास एल्गोरिदम है। एक्चुअली इट मींस के ये सी टाइम्स एन, एट मोस्ट सी टाइम्स एन स्टेप लेगा, नहीं तो उससे कम स्टेप्स, इतने या उससे कम स्टेप्स लेगा। अच्छा, हमजा मुनव्वर, हारून, जी सर। अच्छा ये बताओ बेटे, ये जो एन स्क्वायर प्लस 1 है, ये इसे हम लोग बिग ओ नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सर इसको लिखेंगे कि एन स्क्वायर प्लस बिग ओ ऑफ एन। सर अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन बिग ऑफ क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर सर। शाबाश, बिग ऑफ एन स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा ये कौन बताएगा कि हमारे पास ये वाला जो एल्गोरिदम है इसे हम लोग बिग ओ नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सर एन क्यूब। शाबाश, ऑर्डर एन क्यूब। अच्छा, अब्दुल मजीद के अलावा अब और कौन बताएगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर को बिग ओ में? सर एन। अच्छा, एन क्यों लिखेंगे? सर वो माइनस हो रहा है और एन के एन बचेगा। अच्छा, वैसे मैथमेटिकली भी देखें ना तो एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर हमारे पास एन जो है वो नहीं होता है। जस्ट इमेजिन के एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 100 है, तो एन क्यूब जो है वो हमारे पास 1 मिलियन बनेगा और एन स्क्वायर 10,000 बनेगा ना। तो 1 मिलियन माइनस 10,000 वॉन्ट बी इक्वल टू 100 ना। तो इसके अंदर अगर हमारे पास यूजुअली हमारे पास एल्गोरिथम्स में इस तरह माइनस वाली चीज़ होगी नहीं, लेकिन अगर इस तरह की भी चीज़ हो ना तो इसके अंदर भी जो एन की हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो एन की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 3 है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो हमारे पास एन क्यूब होंगे। ये ठीक है? ठीक है, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना, कोशिश जो है वो ज़रूर किया करें। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। अब एन की वैल्यू जो भी हो ना, तो इसने कितने स्टेप्स लेने हैं, इस एल्गोरिदम ने कितने स्टेप्स लेने हैं? सर ये कांस्टेंट स्टेप्स जितने लिखे हुए हैं 1 2 7 3। हाँ, इतने ही लेगा। अब एन की वैल्यू 1 है तब भी इसने 1200 स्टेप्स लेने हैं। अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1000 है तब भी 1200 स्टेप्स लेने हैं। अगर इसकी एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ट्रिलियन है तब भी इसने 1273 स्टेप्स जो है वो लेने हैं। तो जो ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, यूजुअली आपके पास ऐसे एल्गोरिदम्स आपको मिलेंगे नहीं जिसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 1000 हो या 10,000 हो। इस तरह का आपको मिलेंगे नहीं एल्गोरिदम्स। लेकिन अगर इस तरह का कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आ जाए, फॉर दैट मैटर 1273 है या 10 है या 100 है,
तो उसको हम लोग जो है वो ऑर्डर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर 1 से जो है वो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बात समझ आई? तो अगर हम लोग कहते हैं कि जी 5 स्टेप्स ले रहा है, 10 स्टेप्स ले रहा है, 1000 स्टेप्स ले रहा है, 200 स्टेप्स ले रहा है, एंड those number of steps are not multiplied with n, so we will replace it or we will represent it as order 1. यहाँ तक क्लियर है चीजें? Having said that, इस सारे के सारे को आप लिख सकते हैं कि जी ये सारे के सारे ऑर्डर n क्यूब के एल्गोरिथम है। ये 30n+8 ये भी n क्यूब का एल्गोरिथम है, n स्क्वायर f ऑफ b ये भी हमारे पास जो है वो ऑर्डर n क्यूब का एल्गोरिथम है, 10n³ + 2n स्क्वायर ये भी ऑर्डर n क्यूब का है, ये भी ऑर्डर n क्यूब का है, इवन 1273 ये भी ऑर्डर n क्यूब का है। Technically when we say that all of these algorithms are of order n cube, or for that matter we can take any power of n, and ये सारे इसके सारे algorithms order n4 के भी हैं, technically this is right, but usually we don't do this, ठीक है? ये टेक्निकली तो ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को इस तरह नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लोजेस्ट पावर होती है वो हम लोग लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर n है तो इसको ऑल्दो अगर हम लोग इसको ये लिखें कि ये जो है वो ऑर्डर n स्क्वायर होगा या ऑर्डर n क्यूब होगा, दैट वुड आल्सो बी फाइन, बट यूजुअली वी डोंट डू दिस, ठीक है? वी जस्ट चूज द क्लोजेस्ट पावर, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली दिस इज राइट, बट प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्लोजेस्ट पावर लेते हैं। तो जब हम लोग एफ ए ऑफ ये 30n+8 को हम लोग लिख रहे होंगे तो इसे ऑर्डर n में लिखेंगे, n²+1 को लिख रहे होंगे तो ऑर्डर n² लिखेंगे, ऑल्दो ऑर्डर n क्यूब लिखें तो वो भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि n²+1 वुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स n क्यूब, टेक्निकली वो चीज़ ठीक होगी, लेकिन हम लोग जो है वो क्लोजेस्ट पावर जो है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज़ क्लियर है? तब ये 1273 वाले केस को आपने ऑर्डर 1 कैसे लिखा? क्योंकि इसके अंदर n जो है वो हमारे पास ये n इंडिपेंडेंट है, तो n की जो भी वैल्यू हो, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हमने ये कहा था कि n की वैल्यू हम लोग लेके चले जाते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हम लोग एज्यूम करते हैं कि n की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब हम n की हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स जितने भी हों दे वुड रिमेन कांस्टेंट। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में ये करते हैं कि ये तो देख लिया कि n की हाईएस्ट पावर को हम लोग कंसिडर करते हैं, और अगर कोई ऐसी टर्म है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो उसे हम लोग ऑर्डर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कांस्टेंट्स को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। ठीक है, मतलब ये एक नोटेशन है, इसके अंदर बस हम लोग इसको सी नहीं करते, इसको हम लोग 1 कह देते हैं कि जी ये ऑर्डर 1 है, ये हमारे पास कांस्टेंट। जब भी हम लोग ये कहेंगे कि एल्गोरिथम ऑर्डर 1 का एल्गोरिथम है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना एक या उससे कम स्टेप्स लेगा मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट। तो ऑर्डर 1 जब हम लोग इस वाले केस के अंदर ऑर्डर 1 लिख रहे होंगे तो इट वुड बी बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल टू, इसके अंदर सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1273 हो जाएगी। 1273 टाइम्स जो n की वैल्यू है। हम लोगों ने ये कहा था ना ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि c टाइम्स n, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, तो इसमें c की वैल्यू 1273 हो जाएगी। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है, अब n की जो भी वैल्यू हो ये 1273 स्टेप्स में उसको सॉल्व कर देगा, चाहे n की वैल्यू 1 है, 1000 है, 10,000 है, 1 मिलियन है। क्लियर बेटे अभी? जी सर। ओके।